आज की शाम मुझे बात करनी है कि आधुनिक भारत में महामारी के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारत का जो एक्सपीरियंस है या तजर्बा है, अनुभव है, वो कैसा है। तो आधुनिक भारत में 3 बड़ी महामारियां आईं। एक 1896 में, दूसरा 1918 में, और तीसरा अभी जो हम लोग झेल रहे हैं। मुख्य रूप से अहम तौर पर इन तीनों को हम लोग मानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हम ये एतराफ़ करना चाहते हैं, ये कन्फेस करना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हमने कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं था, यानी इस पर मैं बिल्कुल जाहिल हूँ। और इस जहालत की बड़ी वजह तो खुद मेरी कोताही है, नाअहली है, काहिली है, जो कह लीजिए। लेकिन इस जहालत की, यानी इस टॉपिक पर जो हमारी जहालत है, उसकी एक बड़ी वजह और भी है। अब वो ये है कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, निसाबी किताबें हैं, उसमें बीए तो छोड़िए, एमए के लेवल पर भी, एमए के कोर्सेज में भी जो हिंदुस्तान की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं, उनके हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। और मेरी जो बहुत महदूद जानकारी है, उसके मुताबिक ऐसे मौजू पर जो रिसर्च है, शोध है, तहकीक है, वो भी कम ही हुआ है। तो इस बात से ये वाज़ेह हो जाना चाहिए हम सब लोगों पर कि तालीम में, निसाब में, दर्स में, पाठ्यक्रम में इस मौजू को लेकर, महामारी वगैरह के मौजू को लेकर और मवाद को लेकर भी अपनी एक सियासत है कि हम कहीं ना कहीं अपनी कोताहियों को, इस महामारियों से, इन महामारी के संकट से निपटने में जो हमारी कमजोरियां हैं, शायद उन कमजोरियों को छुपाने के लिए हम आवाम से इसका नॉलेज भी छुपा रहे हैं। और ये कई तरह से होता है। जैसे इन्हीं कोताहियों के वजह से हम आवाम से ये बीमारी, महामारी जब आ जाती है, तब भी हम सच छुपाने का जुर्म कर रहे होते हैं। ये 1896, 1918, 2020, 19 सब में हुआ है कि जो इंटरनेशनली जो मूव करते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, या उस ज़माने में अंग्रेज़ अफसर का आना, या अभी भी जो अफसरों का, फौज का और व्यापारियों का जो इंटरनेशनल लेवल पर आना जाना होता है, यानी कि जो इलीट्स हैं, उन्हीं का ज़्यादा आना जाना होता है। अब तो मजदूर भी आना जाना कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन इन लोगों ने ही ये बीमारी हिंदुस्तान में लाया और इसी से हिंदुस्तान में फैला। ये 1896-97 में तो ख़ास तौर से। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि बम्बई के मारवाड़ी और दीगर ताजिरों ने एक राय, एक पब्लिक ओपिनियन बनवा दी, राय आमा बनवा दी कि ऐसा बनाया जैसे कि स्लम और घेटों में जो रहने वाले लोग हैं, वही बीमारी ला रहे हैं और वही बीमारी फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ था। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन का जो दमन है और सर्विलेंस है, रिप्रेशन और सर्विलेंस, दोनों उन्हीं गरीबों के खिलाफ था। यानी जो कमज़ोर थे, कमज़ोर तबके से आते थे, जो इक़्तिदार से बाहर थे, उन्हीं पर इस बीमारी की जिम्मेदारी डाली जाने लगी। यानी जिम्मेदारी डालने की भी एक गंदी सियासत थी। और 2020 में भी हम ये देख रहे हैं कि क्वारंटाइन को लेकर के हो, या देश विदेश, देश के अंदर या विदेश से
कमाने उमाने वालों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हो, इन सब में इस तरह के प्रशासनिक गतिविधियों में भी हमें क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक तबकाती तफरीक और इम्तियाज, एक वर्ग आधारित डिस्क्रिमिनेशन से हमने और हमारी सरकारों ने काम लिया है, और ये पूरी बेहयाई के साथ किया गया है। तो हमने जैसा कि कहा कि इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, बहुत ज़्यादा हमारा अध्ययन नहीं है, और इस पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिसर्च को पॉपुलराइज भी नहीं किया गया है, ना हम यूनिवर्सिटियों में स्पेसिफिकली इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो इसलिए इस गुफ्तगू का जो टॉपिक है या उन्वान है, दरअसल ये होना चाहिए था कि हिंदुस्तान की जदीद तारीख में, आधुनिक भारत के इतिहास में महामारियों के बारे में चुप्पी कितना ज़्यादा है और क्यों है। बेसिकली हमें इस पर बोलना चाहिए, लेकिन इस असल और अहम मौजू पर भी मेरा मुतालिया कम है, और इतना कम है कि हम यूं कहिए कि हम भी एक अपराध कर रहे हैं, एक जुर्म ये कर रहे हैं कि अभी जो फेसबुक लाइव हैं जो लोग, हम उनको थोड़ा भटका रहे हैं कि हम बोल रहे हैं चुप्पी पर और टॉपिक हम कुछ और दिए हुए हैं, और इस टॉपिक में भी हम सवाल ज़्यादा खड़ा करेंगे, जवाब कम दे पाएंगे। तो जब इस टॉपिक में अभी जब हम लोग घिरे हुए हैं इन चीज़ों में, तो मेरे एक दोस्त हैं ध्रुव कुमार सिंह, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं BHU में, और वो JNU से PhD कर रहे हैं, रजिस्टर्ड थे उसमें, और उनका टॉपिक यही हेल्थ एंड मेडिसिन की हिस्ट्री ही है, हेल्थ एंड मेडिसिन हिस्ट्री इन मॉडर्न इंडिया। तो उनसे हमने राब्ता किया कि भाई इसमें हमें कुछ चीज़ें बताइए जो पढ़ा जाए, जो समझा जाए कि पूरे कॉलोनियल पीरियड में और आज़ादी के बाद हम लोग इन इश्यूज़ को कैसे टैकल किए हैं, कैसे हमने फेस किया है। तो उन्होंने बताया कि मृदुला रमन्ना नाम की एक हिस्टोरियन है जो इन्हीं चीज़ों पर काम करती हैं। तो उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, तो हमने ढूंढा, उनका एक एसे है जो 2003 में छपा था, रिसर्च एसे जो किसी एंथोलॉजी में छपा था। टाइटल हम उसका शेयर कर लेते हैं, द स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918-19, द बॉम्बे एक्सपीरियंस। तो हमने थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश की, हालांकि उसको भी हासिल करना अभी इस लॉकडाउन में परेशानी की बात थी, बावजूद इसके कि मेरे खुद MU के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की लाइब्रेरी बहुत रिच है माशाल्लाह से। तो एक तो हमने मृदुला रमन्ना का वो लेख जो 2003 में छपा था, इस 1918-19 के इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक को लेकर के, वो मेरा सोर्स होगा जिस पर आधारित हम अभी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा है दरभंगा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह ने, लेजिस्लेटिव काउंसिल उस वक्त कलकत्ता में हुआ करता था, वहाँ उन्होंने 1896-97 में जब इस एपिडेमिक को लेकर के एक बिल पेश हुआ और उसको कानून बनाकर पास किया गया 1897 में, तो उस बिल पर काउंसिल में जो बहस हुई, उस बहस का बड़ा हिस्सा उन्होंने, जटाशंकर झा साहब ने लक्ष्मीश्वर सिंह की जो बायोग्राफी लिखी उसमें शेयर किया है, तो हमने उसको भी पढ़ा है। तो कुछ बातें हम वहाँ से उधार लेकर आपको बताएंगे। उसके अलावा अभी कुछ ही महीना पहले डेविड आर्नल्ड ने एक बड़ा सा 20 पेज का लेख छापा है, उसका भी जिक्र भी आएगा। तो बुनियादी तौर से हम ये इन 3-4 लेखों से उधार लेकर और कुछ और बातें, और अभी जो हम कुछ देख पाए हैं, झेल पाए हैं, उन सबको मिलाकर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि इस महामारी का जिक्र हमारी जो हिस्ट्री की किताबों में जो जिक्र आता है, वो महामारी और इंसानियत को जो परेशानी दरपेश थी उसकी तफसील, उसका विवरण बहुत कम मिलता है। जैसे 1896 को लीजिए, तो उसमें हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं? बुनियादी तौर से प्लेग कमिश्नर को चापेकर भाइयों ने जो उनका कत्ल किया, और उसके बाद उस कत्ल का जब मुकदमा चलना शुरू हुआ, तो ये कहा गया कि इस प्लेग को हैंडल करने में जो जनता को असुविधा हो रही थी, उसको लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने कुछ अखबारों में लिखा, कुछ तकरीरें की, और उसके बाद फिर उन पर एक
मुकदमा चलाया गया कि भाई इन्होंने उकसाने का काम किया, इनकी तकरीर ने और इनकी तहरीर ने चापेकर बंधुओं को उकसाने का काम किया और उस उकसाने के नतीजे के तौर पर उन अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल करने की कोशिश की गई। तो गोया के हो ये रहा है कि हम अपनी हिस्ट्री में महामारी से जो आम हिंदुस्तानियों की परेशानी थी उस तारीख पर नहीं जाकर हम नेशनलिज्म की हिस्ट्री में चले गए और उसी जमाने में अंग्रेजों ने एक देशद्रोह को रोकने का एक एंटी सेडिशन लॉ बनाया और जिसके तहत तिलक को सजा हुई और उसी लॉ का आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस महामारी के दरमियान भी किया जा रहा है। तो इन 100 सालों में, 100 से ज्यादा सालों में, 125 सालों में हम कितना बदल पाए हैं या कितना नहीं बदले हैं उस पर भी बात होगी। तो हम ये देखते हैं कि उस महामारी में ह्यूमन ट्रेजेडी जो हुई उसको छोड़कर हम कुछ और पढ़ते पढ़ाते हैं नेशनलिज्म के नाम पर। तो आम लोगों की बहुत बड़ी परेशानी से मुंह मोड़ने वाली नेशनलिज्म और उस रवैये को मजबूत करने वाली जो तारीख नवीसी है, जो हिस्ट्री राइटिंग है, उस जुर्म में हम लोग मुब्तला हैं। और अगर इसको जुर्म कहना हम एक सख्त बात मानते हैं तो चलिए इस लफ्ज को बदल देते हैं, हम कहते हैं कि हम ये कोताही करते आ रहे हैं अब तक, कि ह्यूमन ट्रेजेडी पे हमारा फोकस कम है, नेशनलिज्म पे ज्यादा है। तो ह्यूमन ही तो नेशनलिज्म का पार्ट है। यानी नेशनलिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? उस ज्योग्राफिकल रीजन के लोग। अब उन लोगों की परेशानी से हटके हम कुछ और बात कर रहे हैं। तो एक तो ये है, सितंबर 1896 में बंबई में, उस वक्त बंबई कहलाता था, बंबई में प्लेग के पहले मरीज का पता चला और फरवरी 1897 तक कई लाख लोग अपने अपने घरों को, गांवों को वहां से हिजरत कर चुके थे, जो शायद उस वक्त के बंबई की आधी आबादी थी। कहा जाता है कि यह बीमारी हांगकांग और चीन से आई थी। 1897 की बात हो रही, 96 की। तकरीबन 2000 लोग हर हफ्ते बंबई में मौत की जद में आ रहे थे। ब्रिटिश इंडियन हुकूमत परेशान हो चुकी थी और अपना सारा जोर इस पर लगा रही थी कि यह बीमारी कलकत्ता न पहुंचे, यानी बीमारी के ज्योग्राफिकल स्प्रेड को, भौगोलिक विस्तार को रोकने की कोशिश हो रही थी। लेकिन मजमूई तौर पर या तो तारीखी दस्तावेज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जिसको हम हिस्ट्री वाले एविडेंस कहते हैं, एक तो एविडेंस बहुत कम है, जो एविडेंस अवेलेबल है उनका इस्तेमाल बहुत कम किया है हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री राइटिंग में। जो हिस्ट्री राइटिंग थोड़ी बहुत हुई है वो पॉपुलर लेवल पे लाई नहीं गई है। तो ये 3 तरह की परेशानियां हैं। लेकिन इतना तय है, जो हिस्टोरिकल कॉमन सेंस से कॉन्फिडेंटली ये बात कही जा सकती है कि उन दस्तावेजों में जितनी मौतें दर्ज हैं उससे कई गुना ज्यादा वास्तव में दरअसल मौतें वाकई हुई। ये तो था जब 19वीं सदी खत्म हो रही थी। उसी सन 1897 में जो कानून पास किया गया, उसमें उस कानून के उस एक्ट का डिटेल पढ़ने पर यह पता चलता है कि उसमें ज्यादा तवज्जो इस बात पर थी कि मुस्तकबिल में, यानी भविष्य में, ऐसी महामारी को आने से कैसे रोका जाए। इस पहलू पर भी यह कहा जाता है कि दरभंगा महाराज ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कुछ हजार रुपए का इंडोमेंट दिया था कि उसकी वैक्सीन या इलाज की तहकीक के लिए यूनिवर्सिटी की लैब कुछ काम करे। अब इस सिलसिले में भी तारीख नवीसों ने इन पहलुओं को उजागर और मकबूल कराने का, पॉपुलर कराने का काम बहुत ज्यादा नहीं किया है। आज 2020 में जब हम उसी तरह की महामारी में घिरे हुए हैं, तो क्या दरभंगा महाराज की तरह आज के जो बड़े बिजनेस घराने हैं, उन्होंने कोई ऐसी पहल की है, इस तरह की मदद की है? या उससे छोटे जो खुशहाल लोग हैं, उन लोगों ने इतने भागते दौड़ते, भूखे प्यासे मरते मजदूरों के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो हम लोग के सामने है। तो ये 100 से ज्यादा सालों में, 125 सालों में हम कितना आगे या पीछे हटे या वहीं रुके हुए हैं, इसका अंदाजा जितनी हिस्ट्री जान पाए हम लोग उतने से भी हो जाता है। तो ये नहीं किया गया। उस कानून में भी उस वक्त
1897 में वबा से निपटने के लिए क्या किया जाए, इस पर तवज्जो बहुत कम थी। उस जमाने में भी पुलिस का घरों में जबरन दाखिल होना, औरतों से बदसलूकी करना और इस तरह की बातें बहुत आई थीं, और उन बातों के खिलाफ ही बाल गंगाधर तिलक का तकरीरी और तहरीरी एहतजाज चल रहा था, और जिसमें अभी जिक्र हुआ कि चापेकर ब्रदर्स फिर उन अफसरों के कत्ल पर आमादा हो गए, कत्ल किया। इस पस मंजर में, इस बैकग्राउंड में कुछ हद तक उनके नतीजे के तौर पर तशद्दुद पसंदी यानी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, बल्कि यूं कह लीजिए कि वायलेंट कंपोनेंट इन नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म इमर्ज कर गया। और इतना ही नहीं, राइट विंग शिफ्ट भी पॉलिटिक्स लेना शुरू की वहीं से। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम लोग कभी और बात कर लेंगे, और उस पर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स है उस पर वो बात करती हैं। कहा जाता है कि 1918 का जो सो कॉल्ड स्पेनिश फ्लू था, मतलब वो अमेरिका से शुरू हुआ, लेकिन स्पेन ने अमेरिका छुपा रही थी, अमेरिका के शासक 1918 में छुपा रहे थे। स्पेन ने डिक्लेयर किया कि भाई ये कोई वबा है, महामारी है, और उसका स्पेनिश फ्लू नाम रख दिया गया। तो ये भी एक सियासत है, एंटी स्पेन पॉलिटिक्स थी अमेरिका की, ये कहा जा सकता है। तो ये जो सो कॉल्ड तथाकथित जो 1918 की स्पेनिश फ्लू या महामारी थी, उसमें भी इंडियन सब कंटिनेंट में 2 करोड़ लोग से शायद ज्यादा मरे थे। यानी वर्ल्ड में उस वक्त भी सबसे ज्यादा डेथ इंडिया में ही हुई थी। और मृदुला रमन्ना अपने उस एस्से में जिसका भी हमने जिक्र किया, वो बताती हैं कि जून 1918 के 19 तारीख को 7 पुलिस वालों में यह बीमारी बंबई हिंदुस्तान में पहली बार डिटेक्ट हुई थी। सितंबर 1918 से यह बुरी तरह फैलना शुरू हो गई, और कुपोषित बच्चे और औरतें ज्यादा तादाद में मौत का शिकार हुई। गांधी जी भी गुजरात में बीमार हो गए थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के परिवार के तो कई सदस्य मर गए थे, और इसका उन्होंने जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है। प्रेमचंद भी शायद इन्फेक्ट हो गए थे। तो इन सब की जानकारी तो हिंदी अदब पढ़ने वालों को खूब है, इसलिए इस पर मजीद गुफ्तगू की यहाँ पर इस महफिल में ज़रूरत है नहीं। बस इतनी बात हमें याद रखनी है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है एलोपैथी, उसका सबसे बड़ा जो बड़ी ताकत है वो है एंटीबायोटिक मेडिसिन। लेकिन 1918 तक एंटीबायोटिक मेडिसिन उसका इजाद नहीं हुआ था। तो ये जो मृदुला रमन्ना और डेविड आर्नल्ड, जो अभी कुछ ही दिन पहले जिनका ऐसे छपा है रिसर्चर से, इन सब ये दोनों लोग बताते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने सिर्फ ये किया, 1918 वाली महामारी की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत ने सिर्फ ये किया कि वो तादाद गिनने और उसका रिकॉर्ड रखने पर जोर दे रही थी। वो हुकूमत लोगों को खुले में सोने और रहने का मशवरा दे रही थी कि भाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये बढ़ेगी तो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। तो ये मशवरे, हुकूमत महज मशवरे देती रही थी उस वक्त भी, जिनके लिए वो मेमोरेंडम जारी करती थी। इसी मेमोरेंडम को 1918 के उस ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का जो मेमोरेंडम था, उसे अब 2020 में भारत में क्या नाम दे दिया गया है, नोटिफिकेशन। और पिछले 2 महीने के अंदर अब तक मेरी जो जानकारी है 4000 से ज्यादा नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। और उन नोटिफिकेशन को गौर से पढ़िए तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को, या एक ही ऑर्डर में ऊपर का पैराग्राफ नीचे के पैराग्राफ को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और यह सब क्या साबित करता है कि एक पॉलिसी पैरालिसिस है। तो और उन हालात में भी, ऐसे हालात में भी अभी 2020 में हम क्या देख रहे हैं कि सरकारों ने, हांगकांग की सरकार हो या हमारी सरकार हो, सरकारों ने जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स हैं, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, इन सब की गिरफ्तारी अप्रैल मई 2020 में खूब हुई है। हांगकांग में भी, भारत में भी बड़ी तत्परता दिखाई गई है इन सब पर। तो और ये भी एक बात है कि हांगकांग हो या हिंदुस्तान हो, ये जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स की जो गिरफ्तारियां हुई हैं,
इन गिरफ्तारियों की अगर न्यूज रिपोर्ट्स पढ़नी है तो ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव गैर जानिबदाराना रिपोर्ट है वो आप उसके लिए द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के अखबारों को पर मुनहसर करना पड़ेगा, उस पर निर्भर करना पड़ेगा। तो इन 100 सालों में, इसका मतलब 1918 से 20 वाली जो महामारी थी और अभी जो 2019-20 वाली जो महामारी है, इन 100 सालों में तो शायद हम ज्यादा बदले नहीं, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में, ना गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में, ना उसको सोशल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग में, या उसके लिए इकॉनमी और फंड ईयरमार्क करने में। तो इन 100 सालों में जब हम बदले ही नहीं तो उस शायर का हम क्या करें जिसने ये कहा था कि सबात बस एक तगय्युर को है जमाने में। अंग्रेजी में कहते हैं चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। तो इस पहलू पर तो हम बदले नहीं हैं, हम उतने ही पीछे हैं। उस जमाने में भी क्या हुआ था, जैसे अभी भी बहुत से लोग छुप गए हैं, बहुत से मंत्री भी छुप गए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ हैं, पता नहीं उनसे कैबिनेट वैबिनेट की मीटिंग होती है, उनसे कंसल्टेशन कितना होता है ये भी पता नहीं। तो उस जमाने में भी क्या हुआ था कि जो बड़े अफसर थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो हिल स्टेशन में आराम करने चले गए कि उन आइसोलेशंस में वो इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे, और वहीं से तरह तरह के तासुब और हिकारत भरे बयान देते थे कि हिंदुस्तानी तो गंदे होते ही हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। और इस तरह से हिल स्टेशनों में अफसरों का और हुक्मरानों का संकट के जमाने में चले जाना एक आम बात सी है। 1946-47 का दंगा चल रहा था, बिहार में भी वो दंगा हो रहा था। उसी दंगा के दौरान बिहार के जो गवर्नर थे, नए नए सिंध से ट्रांसफर होकर आए थे, वो पटना से रांची गए और रांची से शिमला कहीं चले गए। तो ये एक अजीब सी बात है, मतलब इससे एपैथी का पता चलता है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, और जो हमारे रूलर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों या जो भी हों, रूलर्स हैं, वो आम जनता के इतनी गंभीर समस्या के प्रति उनका क्या रवैया है वो भी पता चलता है। तो उसी जमाने में हुकूमत ने सिनेमा घरों को, स्कूलों को, कॉलेजों को सबको बंद करवा दिया था, बम्बई, कराची वगैरह में, और लोगों को फिट और हेल्दी रहने के मशवरे और नसीहतें दे रही थी। उस जमाने में 1918 और 19 और 20 में फेस मास्क और स्प्रे के मशवरे दे रही थी। अब बताइए कि 1918 के भारत में कितने लोग और कौन सा स्प्रे करते और कहां से वो स्प्रे हासिल करते। तो ये जो हास्यास्पद बातें हैं, मज़ाक़ाख़ेज़ बातें हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। अच्छा, उस जमाने में भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आध दिन और किसी गुजराती अखबार ने एक आध दिन हुकूमत से थोड़े बहुत सवालात खड़े किए कि भाई हुकूमत भी कुछ फराहम करेगी, कुछ दस्तयाब करवाएगी, जनता के लिए कुछ उपलब्ध करवाएगी, कुछ सुविधाएं, या सिर्फ मशवरे और नसीहतों से बहलाती रहेगी जनता को। तो उस जमाने में भी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया था हुकूमत की कारकर्दगी पर। ठीक उसी तरह से जैसे आजकल हिंदी टीवी न्यूज चैनल जो हमारे हैं कई सारे, बहुत सारे, उन्हीं की तरह उस वक्त भी प्रेस ने, मीडिया ने सब हुकूमत के खिलाफ सवालात नहीं खड़े किए थे। तो हम लोग इस नहज पर भी उस जमाने से इस जमाने में ज्यादा कुछ बदल नहीं पाए हैं। तब भी ब्रिटिश इंडियन हुकूमत लाखों रुपए खर्च करने का दावा कर रही थी, लेकिन लोगों तक वो रकम पहुंच नहीं रही थी। बल्कि यूं कहिए कि लोगों तक पहुंचाने के लिए तो शायद ऐसी रकम होती भी नहीं है। ऐसी रकम, संकट के समय राहत के लिए जो रकम होती है, ऐसी रकम तो सरकारी दलालों की जेबें भरने के लिए हुआ करती हैं। और वो महासंकट ही कैसा जो चंद सत्ता में बैठे लोगों के लिए मौका या अवसर न बन पाए। अब आइए पॉलिसी साजी यानी नीति निर्धारण की सतह पर पूरा कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसी थी। उस जमाने में भी जो दो आला अफसर थे, टर्नर और हचिंसन, बस इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ था, बहस थी। किस बात पर भाई? बस एक बात पर कि इस महामारी की जिम्मेदारी समाज पर डाल दी जाए, ताकि समाज के किसी हिस्से पर या समाज पर डाल दिया जाए, किसी तबके पर डाल दिया जाए, ताकि समाज अपनी हुकूमत से सवाल ना पूछे। अब ये 1918 में और अब में कितनी समानता है या कितना फर्क है, वो सब आप इसको कंपेयर कर लीजिए अपने विवेक से।
बीजापुर के जेलर ने 1918 में इन्फेक्टेड कैदियों को रिहा करना चाहा। उसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस हुआ, पत्राचार हुआ, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह हिदायत मिली नहीं, तो वो अपना वही इन्फेक्शन फैलाते गए जेल के अंदर ही। बंबई और कराची में जैसा कि हमने कहा 3 माह तक सिनेमा घर बंद रहे। कारोबार को बंद करने से जब इकॉनमी तबाह हुई तो मेरी महदूद जानकारी के मुताबिक इस इकॉनमी के तबाह होने का भी कोई जामे, कोई व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इकोनॉमिस्ट्स ने भी वैसा नहीं किया है, या किया भी है तो उसको आम पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ें, समझें और उस संकट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएं, इस तरह का काम नहीं किया गया है। तो ये जो एकेडमिशियंस हैं इनकी कमियों पर भी गौर कीजिए कि हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट और दूसरे जो प्रोफेशनल्स इनसे जुड़े हुए हैं वो उनके पार्ट पर कितनी तरह की कमियां थीं। उसी ज़माने में ये हुआ था कि रिवायती जो तरीक़े इलाज है हिंदुस्तान में, आयुर्वेद का, यूनानी का, तो उस तरह के इलाज की इजाज़त चाहिए। मरकज़ी हुकूमत ने वो इजाज़त दे दी, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो थीं, प्रोविंशियल रिजीम्स उस वक्त, तो वो बम्बई मेडिकल एक्ट था 1912 में आया था, उसका हवाला देते हुए उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, एलोपैथी के अलावा कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन अलाउ नहीं किया जाएगा। और इस कंट्रोवर्सी की वजह से भी जो उस वक्त के मरीज थे वो बेतवज्जही का शिकार रहे और उनको जो पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। और उस वक्त भी जो मरीज थे या मरीज से जुड़े हुए लोग थे उनको कोई वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, रजाकाराना तंजीमें जिनको उर्दू में कहेंगे, वही लोग ज़्यादा सर्विस दे पा रहे थे, वही लोग रिलीफ का काम ज़्यादा चला पा रहे थे। हुकूमत से तो हो नहीं पा रहा था ज़्यादा कुछ। तो और वो जो वेलफेयर या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ये जो तंजीम वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी वो या तो कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस थी या कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशंस थी। तो ज़ात पात और मज़हब पर बनी जो फलाही तंजीमें थीं, कल्याणकारी संगठन, वही लोग इमदाद पहुंचा रहे थे, राहत पहुंचा पा रहे थे लोगों में। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1 सदी बाद भी हमारी कोताहियाँ, हमारी कमियाँ वहीं की वहीं खड़ी हैं और हमने हेल्थ सिस्टम को आम लोगों के इलाज के लिए मजबूत नहीं किया है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक 2020 में 19 में ये एक्सपोज हो गया कि सरकारी अस्पतालों को तहस नहस कर दिया गया है। और भारत में तो ये और साफ तौर पर दिखा हमारे देश में कि जिस सूबे में पब्लिक हेल्थ निस्बतन बेहतर है वहां इस संकट से लड़ना कम मुश्किल हुआ है। जहां पूरी तरह से हमने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को तबाह कर रखा है उन जगहों पे और ज्यादा हुआ है। हमें गुजरात विकास बहुत दिखाया जाता रहा है। तो अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट तक को कहना, हाई कोर्ट तक को कहना पड़ा कि वो जहन्नम बन चुका है। तो ये बातें भी हैं जो हमें याद रखनी होंगी। अदरवाइज इस वक्त जुडिशरी ने भी जो रोल प्ले किया है उस पर काफ़ी सारी बातें आ चुकी हैं उठ के। तो ये सबक हमने अभी सीखा भी है या नहीं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रखना है, वरना इस तरह की परेशानियों में हम और ज़्यादा लोग खोएंगे अपने। इसको लेकर के अभी नोम चॉम्स्की ने या हरारी ने जो कॉलम्स, शॉर्ट कॉलम्स, लॉन्ग कॉलम्स, एसेज वगैरह भी इन्होंने लिखे हैं, तो उन लोगों ने बहुत क्लियरली, बहुत वाज़े तौर पर एक्सपोज कर दिया है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है हमारा और फार्मास्यूटिकल लॉबीज जो हैं, उन्होंने क्या किया। उन्होंने ऐसा मान रखा था जैसे कि अब कभी महामारी तो आनी नहीं है, तो इनके रिसर्च का फोकस पैसा लूटने वाले रिसर्च पर था कि जैसे दिल की बीमारी है उससे जुड़ी जो दवाइयां हैं, दिल, फेफड़ा, गुर्दा, इन सब से जुड़ी जो दवाइयां बन रही हैं उनमें लूटा जा रहा है कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लो है, उसका प्राइस कितना हाई है। तो पूरी फार्मास्यूटिकल लॉबी तो उस लूट में लगी पड़ी है और साइंटिफिक रिसर्च भी उसी तरफ हो रही थी। इस तरह के एपिडेमिक को एंटिसिपेट करके पहले से कुछ तैयारी नहीं थी। ये 1918 के मुकाबले में
हम और पीछे हैं, क्योंकि 1918 के एपिडेमिक के बारे में जॉन एम बेरी ने साफ कहा है कि तीन रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल साइंटिस्ट का तो नाम भी लिया है, और उसके अलावा उनकी पूरी टीम वो इस तरह के रिसर्च में ऑलरेडी इंगेज्ड थी। कितनी मिल रही थी ये अलग बात है कामयाबी, लेकिन इंगेज्ड थी। अभी तो शायद वो भी नहीं था, जैसा कि चोम्स्की और हरारी ने अपने कॉलम्स में एक्सपोज किया कि वो इस तरह की लॉबीज को वो सर्व कर रहे हैं जो खूब महंगी कीमतों पर दवाइयां बेचें। तो मेडिकल साइंस की तहकीकात को महामारी जैसे मसाइल के तई तवज्जो नहीं दिया, सिर्फ सरमायादाराना लूट जारी रखा गया। हमने उन्हीं लूटने वालों की हिमायत करने वाले और उन लूटने वालों के हाथों बिक चुके लोगों को अपना जो है लेजिस्लेटर बनाया, चुना, और ये लोग मजहब और जात पर बेस्ड नफरत को ही अहम तरीन खुराक समझकर उसी नफरत को खाते हैं, उसी नफरत को पीते हैं, उसी नफरत को उगलते हैं, और इस बीच इंसानियत सिसक रही है। हमें समाज के तौर पर इस सियासत को समझना चाहिए और इस गंदी सियासत को शिद्दत से उजागर करना चाहिए कि पोलियो और महामारी की जिम्मेदारियां सरकारों और यूएनओ के WHO पर रहती है, और मरीजों से दौलत लूटने वाली बीमारियों को, दिल, गुर्दा, कैंसर, फेफड़ा वगैरह के लिए जो दवा बनाने की कंपनी है और डॉक्टर है और कॉरपोरेट अस्पताल है, वो इन लॉबियों को अमीर बनाने और उनको लूट मचाने की आज़ादी दी जाती है। तो ये जो स्टेंट और एंजियोप्लास्टी की कीमत, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और कितना चार्ज किया जा रहा है आज मरीजों से, वो एक महालूट है, महाघोटाला है। इसके खिलाफ अवाम को जगाना होगा और अवाम को आगे आना होगा। अवाम सिर्फ एंटी कम्युनल हेट्रेड के लिए हिंसा करती है और सड़क पर आती है, इन चीजों के लिए सड़क पर नहीं आती है। ये जो कैपिटलिस्ट कॉन्स्पिरेसीज हैं, इनके खिलाफ मजबूत अवामी तहरीक होनी चाहिए। उसी महामारी के दरमियान हुकूमत अपना दमन, रिप्रेशन जारी रखी रही। जैसे रॉलेट एक्ट उसी जमाने में आया, जलियांवाला बाग का जो कत्लेआम था वो भी तभी हुआ, और अभी भी जो हुआ है दिल्ली वगैरह में वो आप देख ही रहे हैं। तो ठीक उसी तरह जैसे उस महामारी के दौरान फसादात हो रहे थे, प्रो डेमोक्रेसी जो स्टूडेंट्स हैं और एक्टिविस्ट्स हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं 2020 में, तो ये 1918-19 में भी यही सब चल रहा था उसी महामारी के दौरान, या अभी भी उसी महामारी के दौरान सरकार अपना दमन जारी रखे हुई है। मतलब सरकार का जो प्रायोरिटी है वो समझ में आ रही है इस बात से। तो अब ये इन सारे सवालों को, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को जब हम आपस में शेयर कर रहे हैं, तो क्या अब बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम एम्फसाइज करेंगे, क्या अब आगे इसके लिए अवामी तहरीक चल पाएगी, या हम अब भी नफरत में ही डूबे रहेंगे? ये एक सवाल है। तो हमारे जो तारीख नवीस हैं, हिस्टोरियंस हैं और कहानीकार हैं, नावल लिखने वाले, अफसाने लिखने वाले, आप बीती ऑटोबायोग्राफीज लिखने वाले, ये जो तख्लीककार अदीब हैं, नाकिद हैं, आलोचक हैं, इन लोगों ने भी ट्रेजेडीज पर कितनी तवज्जो दी, इस तरह की एपिडेमिक वाली ट्रेजेडीज पे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सरेदस्त हमारे पास इसका तारीखी मुताला बहुत ही कम है, यानी हिस्टोरियंस ने बहुत कम अटेंशन दिया, लिटरेचर्स ने भी बहुत कम अटेंशन दिया। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है करंतीना, उसके अलावा निराला अपनी आत्मकथा में कुछ लिखे हैं जिसका भी जिक्र हुआ, इससे ज्यादा हमारे पास बहुत कुछ है नहीं। बेदी तो बहुत मारूफ कहानीकार थे, उनकी बहुत सी कहानियां, बहुत से नावल मशहूर हैं, फिल्में बनी उन पर, बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता है। लेकिन उनका ये अफसाना करंतीना, ये अफसाना क्वारंटाइन जिसको कहते हैं, ये अफसाना अब तक उतनी अहमियत का हामिल नहीं था। इसे निसाबों में, पाठ्यक्रमों में या नाक़िदीन ने, आलोचकों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दिया। तो मतलब हमने खुद को भी उस तरह के ह्यूमन ट्रेजेडीज से दूर रखा है, उसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेमोरी में भी नहीं रखा है कि इतने बड़े पैमाने पर डेथ हुई, ऐसी बेबसी थी, लेकिन हम लोग उसको मेमोरी में भी नहीं रखे। आज फिर घिर गए हैं तो अब याद कर रहे हैं। तो ये जो लाइफ राइटिंग्स है, आप बीतियाँ हैं, खाके हैं या रिपोर्टाज किस्म की तहरीरें हैं, इनमें भी वैसे मौजू पर बहुत कुछ दस्तयाब नहीं है। जो कुछ भी दस्तयाब हैं उन पर अवाम की तवज्जो निस्बतन बहुत कम है। कुदरतुल्लाह साहब एक बड़े राइटर हुए हैं और वो ICS भी थे,
तो उनकी आप बीती शहाबनामा बहुत अच्छी उर्दू प्रोज के लिए बहुत मशहूर है। उसमें प्लेग का भी जिक्र है। वो बिहार उड़ीसा उस वक्त ज्वाइंट कार्डर था, उस कार्डर के वो अफसर थे मिड 40s के आसपास। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में प्लेग का जिक्र है जब वो बच्चे थे तो, लेकिन वो भी एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे अंदाज में उन्होंने बयान किया है। उससे मतलब अभी जो हमें जिस तरह की जानकारी चाहिए या जो सेंसिटिविटी चाहिए वो नहीं मिलेगी। दुनिया के जो दूसरे डेवलप्ड वर्ल्ड है, कंट्रीज हैं, वहां भी जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, तारीखी तहकीक है, उसके ताल्लुक से जो कुछ किया गया है, बाज़ जानकारों का मानना है कि बहुत ही नाकाफी है। फ्रांसीसी और अंग्रेजी अदब में भी महामारियों का मौजू शायद बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं पाया है। कामू के नॉवेल प्लेग को भी निसाबों में कितनी जगह तवज्जो मिली है, या नाक़दीन ने, आलोचकों ने कितनी संजीदगी से गौर किया, इसकी हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। जॉन बैरी ने 2006 में एक किताब छापी, द ग्रेट इन्फ्लुएंजा। बड़ी मोटी किताब है, बड़ी तफसील से उन्होंने जिक्र किया है 1918 की महामारी का। और उस महामारी के बारे में भी वो बताते हैं कि उनको रिटन डॉक्यूमेंट्स कम मिले, ओरल नैरेटिव्स ज़्यादा मिले। यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स का मतलब हिस्टोरियन उसको एविडेंस कहता है, तो उसके लिए भी ओरल एविडेंस पे उनको रिलाई करना पड़ा। यानी वहां भी रिटन डोमेन में कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल में कम जानकारी मिलती है, ओरल डोमेन में जो जानकारियां थी उसकी बिना पे वो ज्यादा लिख पाए। और इसकी वजह है, वो बताते हैं जॉन बैरी, कि अमेरिकी सियासतदानों और हुक्मरानों ने इससे इनकार किया है। ये जब 1918 में जब ये डिटेक्ट हुआ ये वबा, तो उससे इनकार करते रहे, उसको छुपाने का रवैया रखा। जबकि एक अमेरिका के कैंसास के नेवी में, जल सेना से ये शुरू हुआ था। और जैसा कि हमने कहा कि इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए बता दिया गया कि जब स्पेन में ये इन्फेक्शन पहुंचा तो उन लोगों ने इसको छुपाने का काम नहीं किया, अमेरिका छुपा रही थी इसको। बेरी ये भी कहते हैं कि इस सिलसिले में अगर सच्चाई को आम नहीं करेंगे, सच्चाई को आम करना पहली शर्त है अगर इस संकट से ठीक ठाक से लड़ना है, तो सच्चाई को छुपाने से ट्रेजेडी और बढ़ेगी। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि हुकूमत में जो बैठे लोग हैं वो आवाम का एतमाद और विश्वास हासिल करें, ये दूसरी बड़ी शर्त है। वो ज्यादा दमन के द्वारा अपनी नीतियों को चलाने की कोशिश ना करें। इसको जॉन बेरी ने बहुत साफ तौर पर कहा है। उनका 2-3 सेंटेंस हम यहां पे उसी तरह वर्बेटिम हम यहां पढ़ दे रहे हैं। द फाइनल लेसन ऑफ 1918, अ सिंपल वन yet one most difficult to execute, is that those in authority must retain the public trust. The way to do that is to distort nothing, to put the best face on nothing, to try to manipulate no one. Lincoln said that first and best, a leader must make whatever horror exists. Only then will people be able to break it apart. उसके अलावा अमित कपूर की एक किताब है राइडिंग द टाइगर। उसमें 1918 के बाद जो आने वाली इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इक्तसादी मंदी जो थी, आर्थिक मंदी, उसका थोड़ा सा जिक्र है। और ये कहा जाता है कि बाद में 1943 में जो कहत आया बंगाल का, बंगाल फेमिन, उसमें जितने लोग मरे उससे कहीं ज्यादा लोग 1918-19 की महामारी में लोग मरे थे हिंदुस्तान में। महंगाई काफी बढ़ गई, जीडीपी -11 हो गया। अब अभी 2020 की बात कीजिए तो जीडीपी तो पहले से नीचे फॉल कर रही थी और ऑल टाइम लोवेस्ट थी। इस बीच डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया और अब जो है ये महामारी आ गई, और इस बीच जीएसटी वगैरह जो हुआ वो सब तो इकोनॉमिस्ट्स बताएंगे या बता रहे हैं, बता चुके हैं। तो कहना यह है कि हिस्टोरियंस ही नहीं, इकोनॉमिस्ट्स को भी इस ऐसे मौजू पर खास तवज्जो देकर और आम पढ़े लिखे लोगों को समझने में आने वाली भाषा में इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए और पॉपुलराइज किया जाना चाहिए। एक और पहलू पर आते हैं कि जिस तरह 2020 में जो हमारी मरकजी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से शुरू में कोई मशवरा ही नहीं लिया, शुरू में खुद सीरियस नहीं थे ये,
मिड मार्च तक ये सीरियस दिख नहीं रहे थे, तकरीबन मिड मार्च तक, अर्ली मार्च तक। यहां तक कि खुद यूनियन कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुलाई गई। उसी तरह से 1896 में भी कलकत्ता की म्यूनिसिपैलिटी से ब्रिटिश हुकूमत ने कोई मशवरा नहीं किया, कोई कंसल्टेशन नहीं किया। और इस बात पर दरभंगा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह ने काउंसिल के अंदर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अफसरान नरमी और मोहब्बत से लोगों का ताउन मांगेंगे तभी लोगों की हिमायत मिलेगी। उन्होंने ये कहा था कि हाई हैंडेड तरीका काम नहीं आएगा। उसके बावजूद एन रैंड का और आयर्स का कत्ल हुआ और उसी शिद्दत पसंदी से फिर तशद्दुद पसंद सियासत का भी उरूज हुआ। महाराष्ट्र से ये सियासत चलकर मुल्क में फैली और बाल गंगाधर तिलक का रोल भी उसमें जो कुछ था उससे हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात पर जो असरात पड़े, इन सब तफसील में हम नहीं जाएंगे। बस सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि उस तमाम वाकयात का असर नौ हम आज की रोशनी में उसका मुतालिया करें और मुल्क में अमन और तरक्की के लिए जो कुछ सबक सीखा जा सकता है, जो भी तजर्बा होता है, उसको हम लोग उससे सबक सीखें और उस तजर्बे के बिना पर हम लोग आगे बढ़ें। एक और हिस्टोरियन है डेविड आर्नल्ड, जो अभी कुछ महीना कबल एक लॉन्ग एसे उनका छपा है, डेथ एंड द मॉडर्न एम्पायर। वो 1918-19 के महामारी के बारे में उन्होंने बहुत लूसिड अंदाज में उन्होंने इसको एक्सपोज किया है, इंकशाफ किया है इसका, कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी आबादी मौत का शिकार नहीं हुई थी जितनी आबादी हिंदुस्तान में हुई थी। सरकारी दस्तावेज, अखबारात और यहां तक के निजी तहरीरों और पत्राचारों और लाइफ राइटिंग्स, आप बीती वरात्मक कथाओं में भी बहुत कम जिक्र है। खाने की कमी और बढ़ती महंगाई और इकोनॉमी की टूटती कमर ने हिंदुस्तान में कहत का माहौल बना दिया था। आर्नल्ड के मुताबिक हिंदुस्तानी अवाम बीमारी के बजाय भूख और महंगाई के तई हुकूमत से ज्यादा नाराज हो रहे थे 1920 में। यहां तक कि उस जमाने की जो ओबिचुअरीज लिखी गई हैं, जो भी किसी मैदान में अहमियत रखने वाले लोगों की जो मौत हुई और उसकी ओबिचुअरी लिखी गई, उन ओबिचुअरीज में भी इस महामारी को लेकर के कोई तफसील नहीं मिलती है। अगर वो तफसील मिलती तो हिस्ट्री राइटिंग में हिस्टोरियंस को एविडेंस का वो अंदाजा होता, वो एविडेंस मिलता। तो हुकूमत ने अपने अफसरान के जरिए जो अवाम पर ही जिम्मेदारी डालने का काम शुरू कर दिया था और ये कहना शुरू कर दिया था, ये हम पहले बता चुके हैं कि हिंदुस्तानी अवाम ही गैर जिम्मेदार है और जिसकी वजह से ये ज्यादा फैल रही है बीमारी। और उस जमाने के लिखने वाले या उस जमाने के एविडेंस को कलेक्ट करके इस जमाने में जो लिखने वाले हैं, वो लोग भी सरकार, साइंस और सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसा ज्यादा नहीं पाते हैं कि उस वक्त यानी 18-19-20 में या उसके फौरन बाद या आज 2020 में मतलब उस वक्त की तफसील होती, ज्यादा अवेलेबल होती तो हम आज ज्यादा जान पाते। तो ये कमी है और ये कमी मतलब उस ट्रेजेडी को भूलने की एक बात है। और इसीलिए अमेरिका की 1918 की जो महामारी थी, उसी तरह आर्नल्ड हिंदुस्तान के बारे में भी कहते हैं कि ये एक फॉरगॉटन एपिडेमिक था, फरामोश करदा महामारी। तो अब इसको कंक्लूड करते हुए और जो कुछ भी हम लोग हिस्ट्री में जो भी सीमित जानकारी हम लोग इकट्ठा कर पाए और उसको अभी शेयर कर पा रहे हैं आप लोगों से, तो हमको ये देखना होगा कि आज का जो हमारा मुआशरा है, समाज है, उसमें एक एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल बना दिया गया है। तो ऐसे में साहित्य वाले, अदब वाले, सहाफत वाले, हिस्ट्री राइटिंग वाले, हिस्टोरियंस यानी इकोनॉमिस्ट्स, हेल्थ साइंटिस्ट्स, इन सभी को इस तरह के ऐसे सभी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देना होगा और मुआशरे का एतमाद इन तमाम प्रोफेशनल्स पे, इन इंटेलेक्चुअल्स पे मुआशरे का जो एतमाद है, विश्वास है, वो बहाल करवाना होगा। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये जो 3 बड़ी महामारियां थी, अगर इन महामारियों की हिस्ट्री पर हम लोग गौर करें
तो शायद हम लोग यही सबक सीखते हैं कि कम से कम इस बार ऐसा ना हो। इस बार जितने तरह की ट्रेजेडी है, समाज और हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या मीडिया और जुडिशियरी की जानिब से जो भी कमियां हो रही हैं, उन कमियों पर हम लोग नज़र रखें और उन तमाम डिटेल्स को रिकॉर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, स्प्रेड करते रहें। और जो भी एंटी पीपुल पॉलिसी डिसीजन या जो भी हो रहा है, इन सब के खिलाफ हम जनता को सजग रखें और जनता की जो अभी परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने में जो कुछ भी वो जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए कम संसाधनों वाले लोग आए हैं, उनको हर प्रकार के संसाधन, मानव संसाधन और मटेरियल रिसोर्सेज भी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी, इन तमाम तरह के कोऑपरेशंस हम लोग अपने अपने लिमिटेशंस के बावजूद उसको एक्सटेंड करें। और अब के बाद जब हिस्ट्री लिखी जाए तो वो नस्ल, वो पीढ़ी हमसे ये शिकायत ना करे कि भाई इतनी बड़ी ट्रेजेडी पे चुप्पी क्यों थी या क्यों है। और अब से इतिहास में जब हम पढ़ाएं, इतिहास पढ़ाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, हेल्थ साइंसेज पढ़ाएं या हेल्थ सोशियोलॉजी पढ़ाएं, तो इस तरह के जो ह्यूज प्रोपोर्शन वाले जो भी ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रेजेडीज हैं, इनके सारे डिटेल्स को हम शेयर करें, पॉपुलराइज करें, हम इसको पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाएं, यानी पॉपुलर डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएं। और इस पर हम लोग अपने मेमोरी से और मतलब रिटन एंड ओरल दोनों डोमेन में हम पूरी तफसील को महफूज रखें। कम से कम इतना सबक तो हम लोग सीख ही सकते हैं इस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। तो बस इतना ही कुछ हम शॉर्ट में शेयर कर पाए। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।